सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 28 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में कई राजनीतिक खबरों के बीच एक खबर अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये आ रही है कि अभी क्लिंटन हिल हॉल गए थे हमारे नए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि देश में हाल में हुए छात्र आंदोलन पूर्व नियोजित थे। इसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। उन्होंने अमेरिका में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव की वार्षिक बैठक में शीर्ष आंदोलनकारी छात्रों का परिचय भी कराया। साथ ही कहा कि शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी बड़ी सावधानी से साथ की गई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि एंटी कोटा प्रोटेस्ट थे, छात्रों को सरकारी नौकरियों में एवं बाकी सेवाओं में आरक्षण से दिक्कत थी, जो कि पूर्व सैनिकों को बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जा रहा था, जो युद्ध के दौरान अपनी सेवा दी थी जिन्होंने। उसी को लेकर प्रोटेस्ट के एक हाईलाइट दिया मोहम्मद यूनुस साहब ने, जो कि अभी प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते शुरू करते हैं आज के संपादकीय की, और आज का संपादकीय है कल्पमेधा से। जो कुछ भी हम करते हैं हम केवल उसी के लिए उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि जो कुछ हम नहीं करते हैं उसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं। मौलियर साहब ने ये बात कही। इसी के साथ निजीकरण बनाम कल्याणकारी राज्य, और ये लिखा है परमजीत सिंह वोहरा जी द्वारा। निजी क्षेत्र का आवश्यक पक्ष लेना अब बंद करना होगा। अब ऐसे आर्थिक सुधारों की नींव रखने का समय आ गया है जिसमें कल्याणकारी राज्य के लिए निजी क्षेत्र को भी बराबर का जिम्मेदार बनाया जाए। इस समय स्थितियां बड़ी विपरीत हैं। हम आर्थिक तरक्की के भ्रम में दिन ब दिन खुद को हाँक रहे हैं। दूसरी तरफ इस बात की स्वीकृति भी दे रहे हैं कि इस देश के गरीब आदमी को आय बढ़ाने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना अभी बाकी है। गरीबी दूर करने के लिए आर्थिक असमानता एक मुख्य बाधा है। इन दिनों एक अजीब द्वंद्व या छलावा भी दिखता है, जब कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी के साथ साथ सरकार द्वारा अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सामाजिक कल्याण को आर्थिक नीतियों से ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। इससे आर्थिक विकास पर बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। राजनीतिक दलों की चुनावी घोषणा पत्रों में वह सब कुछ शामिल हो रहा है जो लोक लुभावना अधिक है, सर्वहित के लिए कम कल्याणकारी है। 90 के दशक में उदारीकरण से निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाने का मौका मिला, पर अब समय आ गया है कि कल्याणकारी राज्य और सामाजिक कल्याण दोनों का मिश्रण गरीबी दूर करने के लिए एक मुख्य उद्देश्य के तौर पर आर्थिक नीतियों की जगह ले, और उसके संचालन की जिम्मेदारी सरकारों के साथ साथ निजी क्षेत्र भी उठाए। भारत में कभी आर्थिक नीतियों में निजी क्षेत्र को एक अधिकार नहीं दिया गया। आज़ादी के बाद से आर्थिक नीतियाँ सरकारी संरक्षण में ही रही हैं। हालांकि आर्थिक विकास के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि सरकारी संरक्षण में बनी पली और बड़ी आर्थिक नीतियाँ, जिन्हें लोकहितकारी राज्य बनाने की सोच से देश के आर्थिक विकास को एक सुस्त वृद्धि मिली है। मतलब हमारी ग्रोथ बहुत ही धीमी रही है, सुस्त वृद्धि रही है। इसी कारण हम विकसित मुल्कों की तुलना में पिछड़ते गए, और यही कारण है कि हम आज भी जो है डेवलप्ड नेशन की तुलना में बहुत पीछे हैं। इन दिनों अमेरिका में आर्थिक नीतियों का विरोध हो रहा है। वहाँ इस बात की मांग उठ रही है कि अर्थव्यवस्था का रुख अब पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ मुड़ना चाहिए। इसके बाद से ये चर्चा विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शुरू हो गई है कि बदलाव का रुख उन्हें भी अपनाना होगा, उससे भी अभी अभी देरी है। भारत में भी पिछले कुछ अरसे से यह सुनने को मिलता है कि देश में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ रही है, जबकि गरीबी कम नहीं हो रही है, पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं। ये एक समस्या है कि हमें हमें वेलफेयर भी देखना है समाज का। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन कर करके हम नहीं सस्टेन कर पाएंगे इस इकोनॉमी को। आर्थिक नीतियों में सरकारी संरक्षण के दौरान भारत में 1960 से 1990 के 3 दशकों में प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि मात्रा 1.6 से बढ़ने का था। इसकी वृद्धि दर 4.3% थी, और 2010 के बाद से प्रति व्यक्ति विकास दर ने अपने अधिकतम स्तर 4.9% को हो छुआ। गौरतलब है कि 1991 के बाद भारतीय आर्थिक नीतियों में उदारीकरण को सम्मिलित कर लिया गया था, और फिर सरकारी नियंत्रण लगातार कम होता चला गया। वर्ष 1975 तक भारत ने चीन और वियतनाम में प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी, पर वर्ष 2000 के बाद से चीन और वियतनाम के प्रति व्यक्ति आय 35 से 50 के बराबर बढ़ी। उसका कारण भारत में आर्थिक नीतियों में उदारीकरण को
काफ़ी देर से शामिल किया जाना था। मतलब कि 2000 के बाद से चीन और वियतनाम में प्रति व्यक्ति आय आपकी 35 से 50% के बराबर बढ़ी थी। मतलब इंक्रीमेंट देखा गया था 35 से 50% पर कैपिटा इनकम में। मगर वहीं पे हमारे यहाँ लेट हुआ बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म देर में इम्प्लीमेंट हुए थे, ठीक है ना। अगर पूंजीवाद आर्थिक नीतियों से आर्थिक विकास तेजी से बढ़ता है तो फिर इसका आमजन में विरोध क्यों है? इसके पीछे कुछ संभावित कारणों में से एक सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र को बहुत हद तक संरक्षित करना है। सरकार जो एक प्रोटेक्शन दे रहा है प्राइवेट सेक्टर्स को, ये क्वेश्चन मार्क में आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वेलफेयर तो हो ही नहीं पा रहा है मासेस का, जिनका होना चाहिए। इसके पीछे कुछ संभावित कारकों में से एक है सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों के बहुत हद तक संरक्षित करना है। अमेरिका के संदर्भ में इसे कई दफ़ा दिवालिये होने वाली कंपनियों को बचाने से समझा जा सकता है। तो वही भारत के संदर्भ में इस व्यक्तियों की वित्तीय आय पर लगने वाले कर तुलनात्मक रूप से कंपनियों के मुनाफे पर लगाने वाले कर से बहुत अधिक है। इसकी पुष्टि आर्थिक आंकड़ों में से हो जाती है। वर्ष 2023-24 में भारतीय कंपनियों से मिलने वाले कर की राशि 9.3 लाख करोड़ थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी का 3.11% था। मतलब 2023 में जो भारतीय कंपनियों से मिलने वाले कर की राशि थी, जो हमारी कर की राशि अर्निंग होती थी, वो 9.3 लाख करोड़ थी एलसी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी का 3.1%, जो कि हमारी पूरी जीडीपी का 3.1% था, 3.1 सॉरी 11% था। वहीं व्यक्तिगत आयकर पर संग्रह 10.22 लाख करोड़ के आसपास था। व्यक्तिगत आयकर पे 10.22 लाख करोड़ के आसपास था। तो जीडीपी का 3.45 था व्यक्तिगत आय पे, ठीक है। क्या इसका अर्थ है कि भारतीय कंपनी कम मुनाफा कमा रही हैं, इसलिए वह कम कर का भुगतान कर रही हैं? यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं वो समझने का प्रयास करिएगा कि जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स इनकम होती है, एक होती है कॉरपोरेट से मान लीजिए, एक होती है इंडिविजुअल प्राइवेट हम लोगों से, हम और आपसे, इनकम टैक्स वगैरह के रूप में। तो जो लास्ट ईयर का डेटा था, मैंने पुरानी कई वीडियो में बताया भी है कि कॉरपोरेट से अगर मान लीजिए कि सरकार को इनकम 5 रुपये हुई है, तो कॉरपोरेट से सिर्फ 2 रुपये हुई है और बाकी 3 रुपये पर्सनल इनकम टैक्स से या फिर इंडिविजुअल इनकम टैक्स से हुई है। मतलब कि क्या कॉरपोरेट्स ने सिर्फ 2 रुपये दिए हैं अगर सरकारी कमाई 5 रुपये हुई है पूरे वर्ष में। तो इतना कम क्यों लिया जा रहा है कॉरपोरेट से? क्या क्या कॉरपोरेट से कमाई कम हुई है पिछले साल? नहीं, कॉरपोरेट तो बहुत ऊपर चले गए हैं। एक ताज़ा आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 35,000 भारतीय कंपनियों का कर से पूर्व का मुनाफा पिछले 5 वर्षों में करीबन 144% बढ़ा है। मतलब कंपनियों का तो मुनाफा और बढ़ गया है ना, मगर उनका कंट्रीब्यूशन टैक्स सिस्टम में हो ही नहीं रहा है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध 5,000 कंपनियों के मुनाफे में पिछले 5 वर्षों में 146% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए आप, स्टॉक मार्केट, आप ये डेटा कहाँ से लाएंगे? यू विल सर्च डेटा फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध 5,000 कंपनियों के मुनाफे में पिछले 5 वर्षों में 146% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उनके द्वारा दिए गए कर में सिर्फ 35% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब उन्होंने टैक्स के रूप में सिर्फ 35% का इंक्रीमेंट दिखाया है, मगर उनके खुद के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आपका 144% का। ये डेटा स्टॉक मार्केट से लिया गया है। कंपनियों के कर संग्रह में जारी इस कमी के चलते ही पिछले 5 वर्ष में ये जीडीपी के 3.51% से गिरकर 3.11% पर आ चुकी हैं। तो जो कंपनी या कॉरपोरेट्स हैं वो 3.51 से अब गिरा के 3.11 पे आ चुकी हैं। चिंता का विषय तो है ही ये। हालांकि इसके पीछे का मुख्य कारण भारतीय कंपनियों के उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर लाना है। भारत के संदर्भ में आर्थिक नीतियों में फेरबदल को सदैव लोकतंत्र की छाया में देखकर चलना ज़रूरी है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल। अगला आर्टिकल है पहचान का सवाल। कुछ राजनेता सार्वजनिक बयान देते वक्त शायद ध्यान नहीं रख पाते कि किसी की, छोड़िए आर्टिकल, ये हिमाचल का आर्टिकल था। हिमाचल में जो विक्रमादित्य सिंह जी हैं उन्होंने कुछ कहा है उसको लेके। खतरे में बचपन। आज़ाद दिल्ली में एक नाबालिग किशोर के साथ हुई बर्बरता ये यहाँ दर्शाती है कि कम उम्र के बच्चों के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाले 4 लोगों ने बंदूक की नोक पर 17 वर्ष के बच्चे के न केवल बुरी तरह मारा और उसके साथ घसीटा, बल्कि उसे परेशान और अपमानित करने के लिए उसका यौन उत्पीड़न भी किया और उससे सबका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किशोर ऐसा बर्ताव करने वाले आरोपी किस कदर घृणा और विकृति से भरे हुए होंगे।
साथियों, आजकल समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है। बहुत ही ऐसी नकारात्मक खबरें सुन के ऐसा लगता है कि कोई कानून का डर ही नहीं है। नए कानून सरकार देश में लाई है, क्या जनता में वो डर ही नहीं है कानून का, अपराधियों में डर ही नहीं बचा है। ये आपको सामाजिक फ्रेमवर्क को समझने की ज़रूरत है। इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल पिछले कुछ समय से अपराधों की बदलती प्रकृति और उसमें निशाने पर बच्चों को आना गंभीर चिंता की बात है। आए दिन ऐसी वार्ता सामने आ रही है जिसमें या तो किसी बच्चे की हत्या कर दी गई या फिर उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। जो लोग पहले से ही अपराध की दुनिया में होते हैं, उनके लिए कमज़ोर होने के नाते बच्चे आसान शिकार होते हैं। वहीं आसपास बदलते माहौल, अपराध और अश्लील सामग्री का बेलगाम पहुंच की वजह से कई बार सहज जीवन जीते हुए कुछ लोग भी विकृति का शिकार होकर बच्चों को निशाना बनाते हैं ऐसे मानसिकता के लोग। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अन्य लेख की ओर और अखबार का अध्ययन आप भी कर लीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर हमसे मिस हो गया हो तो आप अपनी तेज निगाहों से उसे पढ़ सकते हैं। एस जयशंकर साहब मिले हैं तो आपके जयशंकर की सेना प्रमुख गुतरेस महासभा अध्यक्ष यांग से मुलाकात। अभी यूएन का मीटिंग वगैरह चल रहा था ना, तो उसमें मुलाकात हो गई होगी। पूर्व रक्षा मंत्री इशिबा अगले सप्ताह बनेंगे प्रधानमंत्री। ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने गए हैं। ये शिगेरू इशिबा, ठीक है। ये रिप्लेस कर रहे हैं फूमियो किशिदा को, जो कि उन्हें इस्तीफ़ा दे गए थे क्योंकि उन लोगों को उन पर ट्रस्ट नहीं रह गया था कई पॉलिसीज़ को लेके। उनका पब्लिक में नेगेटिव जा रहा था। इसे आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।